नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में तेजी का जोश बरकरार। निफ्टी सेंसेक्स नई ऊंचाई पर बंद। निफ्टी 203 पॉइंट चढ़कर 22,097 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 760 पॉइंट चढ़कर 73,000 के ऊपर बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप नए शिखर पर बंद। टाटा कंज्यूमर का डबल शॉपिंग धमाका। 7,000 करोड़ रुपए में कंपनी ने खरीदी दो कंपनियां। ऑर्गेनिक इंडिया की 100% और कैपिटल फूड्स का 75% हिस्सा खरीदा। अगले 4-5 दिन उत्तर भारत में रहेगा घना कोहरा और सर्दी की मार। आईएमडी की चेतावनी। कुहासे से रेल यातायात चरमराई। कोहरे से रेल यातायात चरमराई। उड़ानों में देरी से अफरा तफरी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर आरंभ होगी और 1 बजे तक होगी पूरी। चंपत राय का बयान। गर्भगृह में दरवाजे लगाने का काम पूरा। और दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दिग्गज। ग्लोबल इकोनॉमी में कमजोरी के संकेत के बीच भारत पर इकोनॉमिस्ट पॉजिटिव। क्रेडिबल इंडिया पर इस साल ज्यादा भरोसा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और उत्तर भारत में कोहरे से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने आज से अगले 4-5 दिनों तक घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर से गंभीर शीतलहर की भी संभावना जताई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों और राजस्थान, बिहार के कुछ हिस्सों में भीषण ठंड की चपेट में आ सकते हैं। और घने कोहरे के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी की अगर हम बात करें 200 मीटर से कम रही। और अगर हम दिल्ली की बात करें, जो नॉर्दर्न रेलवे का कहना है करीब 18 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो दिल्ली आनी थी, जो इस वक्त देरी से चल रही हैं। इसमें 9 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो आधे घंटे से लेकर 4 घंटे की देरी से चल रही है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो 6-6.5 घंटे की देरी से भी चल रही है। मसलन हैदराबाद से नई दिल्ली जो रेलवे एक्सप्रेस आने वाली थी वो 6.5 से ज्यादा देरी से चल रही है। इसके अलावा जम्मू तवी की बात करें, वहां से जो ट्रेन आने वाली थी वो 6 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है। इसके अलावा कटिहार अमृतसर की बात करें वो लगभग 5 घंटे से ज्यादा की देरी चल रही है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो कल आने वाली थी अभी तक नहीं आ पाई हैं। ऐसे ही कुछ यात्री हमारे साथ हैं जो काफी परेशान हैं। सर ये बताइए, कब से इंतजार कर रहे हैं आप? काफी देर हो गई है। और किस ट्रेन से आपको जाना था? हमको जाना था संडे को कल भुवनेश्वर राजधानी में, जो कि कल शाम को 5 बजे थी, लेकिन वो आई नहीं अभी तक। हम कल सुबह मतलब शाम को 5 बजे से लेकर अभी तक इंतजार कर रहे हैं। 23 घंटा लेट चल रहा है। अच्छा, अभी कितना बता रहा है, कब आने की संभावना? अभी तो बोले 4 बजे आने की संभावना है, लेकिन वो भी पता नहीं है। तो गारंटी नहीं है। स्टेशन के सामने ही है। हाँ, स्टेशन के सामने ही है, इंतजार कर रहे हैं। तो इतनी लंबी इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि आपको कहाँ जाना था, कितना देर से इंतजार कर रहे हैं आप? पानीपत जाना था सर। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे यात्री हैं जो आपको रेलवे स्टेशन के सामने इस वक्त यहाँ पे मिल जाएगा। कारण ये है कि जो है ट्रेन जो आनी थी वो समय से नहीं आ रही। हालांकि रेलवे ने एडवाइजरी जरूर जारी की है। उनका ये कहना है कि यात्री जो है आने से पहले पता कर ले समय का। लेकिन जो है फिर भी देरी से काफी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जो फॉग सेफ्टी डिवाइसेस लगाने की जो बात हो रही है वो अभी प्रोसेस में है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्रेनें जो है अभी भी देरी से चल रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो ये तो रेलवे स्टेशन के बाहर का जायजा लिया रोहन ने, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कई यात्री परेशान दिखे। आलोक प्रियदर्शी वहां पहुंचे और उन्होंने वहां बातचीत की। सुनिए। घने कोहरे की वजह से लगातार फ्लाइट डिले हो रही है। इस वजह से जो दिल्ली का टर्मिनल 3 एयरपोर्ट है या फिर जो बाकी 2 एयरपोर्ट्स हैं वहां पहुंचने वाले मुसाफिर काफी परेशान हो रहे हैं। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के T3 टर्मिनल के अराइवल पर। आप यहां पर कल रात से ही काफी यात्रियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार फ्लाइट्स डिले हुई हैं। अभी तक लगभग 150 के आसपास फ्लाइट यहां पर डिले हो चुकी हैं। कुल मिलाकर इसमें 25-30 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं और बाकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। कल रात को ही यहां पर एक टोरंटो से एयर इंडिया की फ्लाइट आई थी, उसको अहमदाबाद जाना था। कनेक्टिंग फ्लाइट
कैंसिल होने की वजह से यात्रियों ने काफी यहाँ पर जमकर हंगामा काटा। लोगों उनको किसी तरह से समझा बुझाकर जो फ्लाइट के स्टाफ थे उनको एयरपोर्ट ले गए, होटल ले गए हैं। और मैं बता दूं कि ये लगातार परेशानी हर बार कुहासे में आती है और जो भी पैसेंजर हैं उनको काफ़ी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार बार यात्रियों की यही शिकायत होती है कि उन्हें एयरलाइंस की तरफ से सही सूचना नहीं दी जाती है, साथ ही साथ उनके साथ रूड बिहेवियर किया जाता है और उनको ठहरने या खाने पीने का इंतजाम नहीं होता है। लिहाजा यहाँ पर कई सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर बहुत सारी लगभग डिलेज हैं या फिर कैंसिल हो चुकी हैं और यात्रियों को कम से कम 2 से लेकर 10 घंटे 12-15 घंटे तक यहाँ पर स्टैंडर्ड होना पड़ रहा है। और ये आलम है जब लगातार कहा जाता है कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है विश्व स्तरीय एयरपोर्ट है, यहाँ पर सारी व्यवस्था है, ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा हुआ है, बावजूद इसके घने कोहरे के आगे किसी की नहीं चल रही है, न फ्लाइट्स की न पायलट्स की। पायलट्स यहाँ पर फ्लाइट लैंड नहीं करा पा रहे हैं विजिबिलिटी काफ़ी कम होने की वजह से, और इसकी वजह से जो हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिर हैं उनको लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। कैमरामैन अखिलेश वर्मा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज दिल्ली। अब बात मार्केट अपडेट की। आज बाजार में तेजी का जोश हाई रहा। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 759 पॉइंट्स चढ़कर 73,328 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 203 पॉइंट्स चढ़कर 22,097 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने IT, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स में देखी। फार्मा, FMCG इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। मार्केट का पूरी डिटेल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए किन सेक्टर स्टॉक्स में देखा एक्शन? देखिए, अगर कुछ सेक्टर्स की बात की जाए जहां पर आज बढ़िया परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़े तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको या तो IT दिखाई पड़ेगा या एनर्जी दिखाई पड़ेगा। विप्रो नंबर्स के बाद 6.5% का उछाल, एक समय में 12.5% तक की तेजी थी। ONGC करीब 4.5% की शानदार तेजी। HCL टेक 3% ऊपर रहा। इन्फोसिस 2.5% ऊपर रहा। तो बहुत कम होता है ऐसा कि IT के तमाम गेनर आपको दिखाई पड़े। HDFC लाइफ में नंबर्स की वजह से प्रेशर देखने को मिला। बजाज फाइनेंस 2.5% नीचे रहा। आयशर मोटर 1% नीचे रहा। हिंडाल्को करीब 1% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में शानदार दिन था आज PSUs के लिए, तो SJVN 9% ऊपर, एलंबिक हालांकि 7% ऊपर, MRPL 6.5% ऊपर, EIL करीब 6.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में जो बिकवाली थी वो थी उषा मार्टिन में, एक्साइड में, ब्राइटकॉम में, स्वान एनर्जी में, जो कि 2.5 से लेकर 3.5-4% तक नीचे गिरे। लेकिन आज बढ़िया तेजी थी IRFC में, इरकॉन में या रेलवे शेयरों में, जो कि आज बहुत जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। शुक्रिया सुमिति डिटेल्स बताने के लिए। और अंतरिम बजट में सरकार कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने को लेकर अहम डिसीजन ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैपिटल गेन्स स्ट्रक्चर को नए सिरे से रिव्यू करने को लेकर कमेटी भी गठित की जा सकती है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हैं। आलोक, बताइए क्या चल रहा है, सरकार के स्तर पर क्या डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, देखिए, कैपिटल गेन टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार अंतरिम बजट में इसे लेकर एक अहम ऐलान कर सकती है। दरअसल इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया जा सकता है जो कि पूरे कैपिटल गेन टैक्स के स्ट्रक्चर को रिव्यू करेगा, इसके सिंप्लीफिकेशन, इसके कंप्लायंस को बढ़ाने और साथ ही साथ जो लिटिगेशन है उसको घटाने को लेकर ये कमेटी सरकार को सिफारिश दे सकती है। दरअसल मौजूदा जो कैपिटल गेन टैक्स का स्ट्रक्चर है उसमें कई सारे अहम फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये पूरा टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। दरअसल इसमें जो क्लासिफिकेशन है, जो कैपिटल असेट्स का क्लासिफिकेशन है, विथ होल्डिंग पीरियड है, अलग अलग कैपिटल असेट्स पर अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर हैं, इन सब की वजह से काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है। लिहाजा सरकार चाहती है कि इसको लेकर एक सिंप्लीफाइड अप्रोच लाया जाए और डायरेक्ट टैक्स में एक अहम बदलाव किया जाए, ताकि जो इससे जुड़े हुए एक जो कॉम्प्लिकेशन है, साथ ही साथ जो लिटिगेशन है, कंप्लायंस भी बढ़ाया जाए, ताकि टैक्स कलेक्शन में भी आसानी हो और साथ ही साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस को लेकर आगे आएँ। दरअसल बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मार्केट में इस वक्त निवेश कर रहे हैं, उसे लेकर सरकार ये ऐलान कर सकती है कि जब अगली बार जब फुल फ्लेज्ड बजट आएगा उसमें इस अहम बदलाव को अमली जामा पहनाया जा सकता है। शुक्रिया आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बाजार की नजर आज टाटा कंज्यूमर पर रही, जिसने 7,000 करोड़ में बड़ी शॉपिंग की है। कंपनी ने 2 कंपनियों को खरीदा है। क्या है सौदे, डिटेल्स बताने के लिए हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद है। हर्षदा, बताइए टाटा कंज्यूमर की शॉपिंग के बारे में।
करीब 7,000 करोड़ की 2 कंपनियां सीधे टाटा कंज्यूमर ने अक्वायर की है। कंपनी का इंटेंट यही है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने का। 7,000 करोड़ की इस टोटल शॉपिंग में 2 एंटिटीज अक्वायर की गई हैं। एक है कैपिटल फूड्स और दूसरी है ऑर्गेनिक इंडिया। ऑर्गेनिक इंडिया जो फैब इंडिया की पहले कंपनी थी, उसमें 100% हिस्सेदारी दरअसल टाटा कंज्यूमर की रहेगी। कैपिटल फूड्स में करीब 75% हिस्सा ये खरीदने वाले हैं। तो किस एंटिटी के लिए कितना पैसा चुकाया गया है? 5,100 करोड़ में कैपिटल फूड्स का वो 75% स्टेक और ऑर्गेनिक इंडिया 1,900 करोड़ में खरीदी जा रही है। अब क्या खासियत है इन सौदों की और क्या मिलेगा दरअसल टाटा कंज्यूमर को? कैपिटल फूड्स के खेमे में चिंग सीक्रेट वो मशहूर ब्रांड और साथ ही साथ स्मिथ एंड जॉन के ब्रांड हैं। ऑर्गेनिक इंडिया F&B प्रोडक्ट्स में हर्बल सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक चाय, ऑर्गेनिक पैकेज फूड्स के कारोबार में ये कंपनी है। अब यहां पर आप गौर करिएगा, न्यूट्रिशन कैटेगरी में ऑर्गेनिक इंडिया के जरिए दरअसल टाटा कंज्यूमर की एंट्री और ऑफ कोर्स पैंट्री प्लेटफॉर्म स्केल होता हुआ दिखाई देगा टाटा कंज्यूमर का कैपिटल फूड्स के एक्विजिशन के बाद। ऑर्गेनिक मार्केट ये ग्लोबल मार्केट है 85,000 करोड़ का। दूसरी तरफ नूडल्स और देसी चाइनीज का मार्केट करीब 21,400 करोड़ का है, जिसे कंपनी दरअसल एड्रेस करती हुई दिखाई देगी। ध्यान रहे 6.8 टाइम्स पर ये वैल्यूएशन ऑर्गेनिक इंडिया की आई है इन प्राइस पॉइंट्स पर और 5.2 टाइम्स पर दरअसल कैपिटल फूड्स को अक्वायर किया गया है। देखना इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनियां आगे क्या डिलीवर करेंगी। तो FY24 का जो एस्टिमेट है वो यही कहता है कि कैपिटल फूड 750 से 770 करोड़ तक की आय कमा सकती है। मार्जिन इनका 20% प्लस का रहेगा। ऑर्गेनिक इंडिया के केस में ये 350 करोड़ के ऊपर का नंबर रहेगा और यहां पर भी मार्जिन हायर डबल डिजिट में 17 to 18% तक के। फायदे क्या होंगे? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट कैटेगरी बड़ी हो रही है, उसका सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मार्केट साइज बड़ा हो रहा है। 75% हिस्सा तुरंत ऑर्गेनिक इंडिया में लिया जा रहा है, बाकी 25% बाद में लेंगे। कैपिटल फूड्स को अक्वायर किया जा रहा है सीधे तौर पर। साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि कंपनी इसे कैसे करेगी। कंपनी ने कहा है कि क्लियरली पहले से ही EPS एक्रीटिव रहने वाली है। साथ ही साथ जल्द से जल्द यहां पर मार्जिन स्केल देखने को मिलेगा और कैश रिजर्व रेशियो जो कंपनी के पास है उसका कुछ इस्तेमाल होगा इस पर्टिकुलर एक्विजिशन को फाइनेंस करने के लिए। 19 को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक है, राइट्स इशू के जरिए कुछ और फंड्स रेज करेंगे। इस खबर के बाद आज स्टॉक में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रहा था कि कभी भी वो एक्विजिशन अनाउंस होगा और वो डिटेल्स आ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब चंद दिन ही बचे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम ऐसी कंपनियों की चर्चा कर रहे हैं जिनका श्री राम या फिर अयोध्या से गहरा जुड़ाव है। सुमित मल्होत्रा आज फिर एक कंपनी लेकर आए हैं, बताइए सुमित। स्टॉक के ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी, वो है अपोलो सिंदूरी का स्टॉक। और हाल फिलहाल में स्टॉक में काफी चर्चा भी आते हुए दिखाई पड़ी। मल्टीपल ट्रिगर्स के तौर पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। दरअसल ये कंपनी वैसे तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कामकाज करते हैं। चेन्नई बेस्ड ये कंपनी है। अपोलो ग्रुप के साथ कंपनी काफी समय से एक करार भी है कारोबार को लेकर। केटरिंग, मैनेजमेंट सर्विसेज और रेस्टोरेंट, ये 3 इनके प्रोमिनेंट बिजनेस है जिसमें इस कंपनी का मेजर कामकाज है। रिसेंटली टेडी बाजार में कंपनी को एक मल्टी लेवल पार्किंग का ऑर्डर मिला था, तो करीब 3,000 स्क्वायर मीटर का ये एक पार्किंग है, जिसके साथ साथ कंपनी एक होटल पे भी कामकाज कर रही है और एक रेस्टोरेंट बना रही है, जिस रेस्टोरेंट के अंदर करीब 1000 लोगों की कैपेसिटीज के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो इस बड़ी क्योंकि वहाँ एक अच्छे इन्फ्लोज की उम्मीद लगा रहे हैं और उस इन्फ्लो का एक बड़ा बेनिफिट शायद स्टॉक को पहुंच सकता है, इसके आधार पर ही स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली है। महज 2 हफ्तों के अंदर ये स्टॉक करीब 50% के आसपास चल चुका है और करीब 80 के मल्टीपल पर स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो वैल्यूएशन साइड थोड़ा महंगा है, लेकिन हाल फिलहाल में इस न्यूज, इस ट्रिगर के मद्देनजर स्टॉक में बढ़िया तेजी आते हुए दिखाई पड़ी है। कुछ और इससे रिलेटेड कंपनियां जहां पर ये कंपनी या फिर कुछ और ग्रुप्स जिसको ये कंपनी केटर करती है, उसमें अपोलो ग्रुप है, विप्रो के साथ इस कंपनी का कामकाज है, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के साथ कामकाज करती है, टाटा ग्रुप के साथ कंपनी का करार है, एमिटी यूनिवर्सिटी, टैफे, ये कुछ और ऐसे नाम हैं जहां पर ये कंपनी की ऑलरेडी सप्लाईज चल रही है। तो मल्टीपल ग्रुप्स के साथ कामकाज करती है और ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर आप अयोध्या थीम के मद्देनजर नजर बना के रख सकते हैं। डिटेल बताने के लिए आगे बढ़े चुका है डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग के लिए, और जैसा कि हम करते आए हैं 20 सालों से, इस साल भी हम बात करेंगे सबसे बड़े लीडर्स से, बिजनेस लीडर्स, पॉलिसी लीडर्स, और आपको बताएंगे कि किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार की चर्चा चल रही है ग्रोथ
इंडिया पर किस प्रकार का रवैया है, इंडिया की ग्रोथ को लेकर किस प्रकार की चर्चा यहाँ डावोस में चल रही है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ CNBC आवाज में। डावोस से आपको रोज हम नई नई खबरें लेके आएंगे। और स्पेशल कवरेज रामोत्सव। और जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है। राम मंदिर का अधूरा काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह के सभी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हो गया है। कुछ दिन पहले गर्भगृह में सोने के दरवाजों की पहली तस्वीर सामने आई थी। अब बाकी के दरवाजे भी लगा दिए गए हैं। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर के 22 जनवरी के कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजन विधि कल से शुरू हो जाएगी और 21 जनवरी तक चलेगी। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। मनोभाव, भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव, ये बड़ा ही विशेष आयोजन है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज अपना आशीर्वाद देंगे। और लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। इससे पहले कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी है तो सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। क्या है कांग्रेस की दुविधा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सचिन के चेहरे और आवाज का इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो में सचिन को एक गेम ऐप का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। इसमें कथित तौर पर यह भी बताया गया है कि सचिन की बेटी भी ये गेम खेलती है। सचिन तेंदुलकर ने इस वीडियो को फर्जी बताया है और कहा है कि वो डीप फेक के शिकार हुए हैं। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपना डीप फेक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इस फर्जी वीडियो को उसे बताया। साथ ही उन्होंने लोगों से भी ऐसे वीडियो या ऐप या विज्ञापन दिखने पर तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है। बता दें, इससे पहले रश्मिका मंदाना से लेकर कटरीना कैफ भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुकी हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। मायावती का मानना है कि गठबंधन में वोट ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए बीएसपी अकेली ही चुनाव लोकसभा में लड़ेगी। इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम जनमन योजना के तहत पीएम आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। पीएम जनमन योजना की शुरुआत पिछले साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर की गई थी। इसके लिए सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके तहत कमजोर जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया जाएगा। राजा राम की कथा हो या आज की राजकथा, बिना गरीब, बिना वंचित, बिना वनवासी भाई बहनों के कल्याण के संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने 10 साल गरीबों के लिए समर्पित किए।
10 साल में गरीबों को 4 करोड़ से पक्के घर बनाकर दिए हैं, जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, उनको मोदी आज पूछता भी है, पूजता भी है। और मशहूर शायर मुनव्वर राणा नहीं रहे। रविवार को देर रात दिल का दौरा पड़ने से राणा का इंतकाल हो गया। राणा पिछले कई दिनों से लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन्हें पहले लखनऊ के मैदानता और फिर एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। राणा कई सालों से गले के कैंसर से पीड़ित थे। इसके अलावा उनको किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थी। राणा देश के लोकप्रिय शायरों में से एक थे, जो हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे। साहित्य जगत में राणा की मौत से शोक की लहर है। और देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, सूर्य पूजा और दान का विशेष महत्व होता है। और श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड के हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई। संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। वाराणसी में भी भारी संख्या में लोगों ने गंगा स्नान और सूर्य के अर्घ्य देने के साथ ही तिल, गुड़ और जौ दान किया। वहीं अयोध्या में सरयू नदी के तट पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और पूजा अर्चना की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।